Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर मैं कहीं गलत क्लास में तो नहीं हूँ ना? हाँ, तुम्हारा 5th है। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप म्यूट हो। हाँ, आ गए सभी बच्चे। कौन बाकी है अब? जी, किया, कृषा, यही बाकी है। किया और कृषा बाकी है। चलो, तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका साइंस का एक भी लेक्चर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ। नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ? पता है एसएसटी में शोभना मैम ने लिया था। लेकिन अच्छा सिर्फ वो रीडिंग ही करवाई है, वो भी 1-2 पेज बस। अच्छा अच्छा। सर चलो देखते हैं। क्या? स्कूल में बुक्स आ गई? स्कूल में आ गई होगी बुक्स। अभी आपको मैसेज आया कि नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया सर। हाँ, तो अभी कुछ बुक बाकी हो गई इसलिए नहीं आया। जिस जिस की आ गई है उनको मैसेज आ गया है, तो वो कलेक्ट करने के लिए गए थे। जैसे 10th की आ गई है सभी बुक्स, तो 10th वालों को दे दिया। फर्स्ट सेकंड की आ गई है, मतलब रोज स्टूडेंट। अभी तुम्हारी बाकी है शायद एक आध, हिंदी या संस्कृत कुछ ऐसा बाकी होगा। तो वो जैसे आएगी आपको बुला लेंगे, मैसेज कर देंगे, आप उस टाइम पे आकर उसे कलेक्ट कर लेना। चलो, तो साइंस पढ़ाऊं आज? हाँ प्लीज। हाँ सर पढ़ा लो सर। चलो सर आप साइंस में ही ठीक हो, मैथ्स में तो सर सर प्लीज साइंस करवा दीजिए। फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन है आपका फर्स्ट। यस सर, क्रॉप प्रोडक्शन में। चलो देखते हैं। देखो, क्रॉप्स तो आपको पता ही होगी, एक लार्ज एरिया पर कुछ सेम टाइम के प्लांट्स उगाना, ठीक है ना? दैट इज क्रॉप्स। क्रॉप्स में और नॉर्मल प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है कि सेम काइंड की वेराइटी या सेम काइंड के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना, दैट इज क्रॉप।
तो ये सब चीज़ों क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, मैं उसका मैनेजमेंट क्या होता है, ये शायद फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया है। तो अब उसके लिए हम क्रॉप्स के लिए मतलब क्रॉप को उगाने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, उसको लगाने से उसको काटने तक का जो भी प्रोसीजर्स होगा वो सब चीज़ें यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर। जो भी इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना, वो भी सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताएंगे। और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ों को डिस्कशन यहाँ पर बताया गया है। तो ये चैप्टर आपको इसलिए बताया गया है कि अगर आप जाके आगे जाके फार्मर्स बनो, ठीक है ना, जो कि आप बनने वाले नहीं हो, बट फिर भी अगर आपके घर पे किसी के आसपास खेती हो, जो आपकी फैमिली मेंबर्स वगैरह में किसी को, तो वहां पर आप जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन फ्यूचर कभी भी फार्मर्स के यहाँ पर जाना पड़े या उनको कोई सजेशंस देना पड़े तो आपको उनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो दो स्टूडेंट तो होते ही है यहाँ पर, पहेली और बूझो, जो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो वो घूमने गए हैं अपने अंकल के यहाँ समर वेकेशन में, जैसे कि आप जाते हो। तो वो फार्मर हैं उनके अंकल, तो उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ टूल्स थे, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवेल एंड प्लॉ। प्लॉ आपने देखा ही होगा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं ना, जो फील्ड पर होता है। तो आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल। तो ये टूल्स कहाँ पर यूज होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ होगा। तो आपके पास पता है कि जो आपको फूड मिलता है उसमें जो वेजिटेबल्स होती है या आपको जो प्लांट्स जैसे लाइक वीट मिलता है, वीट से आप जो चपाती बनाते हो, ये आते कहाँ से हैं? जो आप फूड आप खाते हो वो फूड आता कहाँ से, ये चीज का डिस्कशन यहाँ पर होगा। जैसे प्लांट्स में भी कुछ पल्सेस होती है, जैसे पल्सेस में सोयाबीन है, मूंग है और तुअर दाल है, ये सब चीजें आती कहाँ से थे, दालें। तो इनके भी एक लार्ज स्केल पर एक इनका प्रोडक्शन होता है, जिन्हें हम क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये प्रोडक्शन होता कैसे है, क्या क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड होती है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे वाले। तो आप फर्स्ट पढ़ चुके होंगे फर्स्ट 2 पेजेस। तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर कि जैसे हम कोई भी एनर्जी फूड से लेते हैं, तो उस एनर्जी का या फूड हम जो खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, तो उसका यूटिलाइजेशन हम क्या करते हैं, हमारे जो वेरियस फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन, इनमें हम उसका यूज करते हैं। जो भी फूड्स हम खाते हैं वो या तो प्लांट से हमें मिलते हैं या फिर एनिमल से या फिर दोनों से। जो भी आपने पढ़ा है, ये पिछले 7th में आपने पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो वो जो हमें फूड मिलता है वो या तो प्लांट से मिलता है या फिर हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, या फिर हम दोनों अगर बात करें तो दोनों से भी यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे कुछ बोल रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। जो फूड हमें मिल रहा है क्या हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे लोगों को भी, या कैसे हमें प्रोवाइड होता है वो एक लार्ज स्केल पर। हमारी जनसंख्या आपको पता ही है, हमारी पॉपुलेशन आपको पता है कंट्री में, तो उन सब का फूड कहाँ से आता है इतना लार्ज अमाउंट में, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सब फूड हमें आता है एग्रीकल्चर से या फिर प्लांट सोर्स में एग्रीकल्चर से, और ह्यूमन बींग्स हम जितने भी हैं वो कुछ नॉन वेजिटेरियंस तो होते हैं, तो एनिमल सोर्स भी हैं। एनिमल सोर्स में लाइक मिल्क और कुछ चीजों को हटा दिया जाए तो वो नॉन वेजिटेरियन में नहीं आती है, बाकी सब चीजें आपको पता ही है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, तो आज से 10,000 साल पहले की बात करें, उससे भी पहले की बात होगी ये तो, ठीक है ना, जब पीपल क्या होते थे, नॉमेडिक मीन्स क्या होता है, नॉमेडिक मीन्स क्या होता है, डू यू नो? आदिवासी। आदिवासी नहीं, ठीक है ना, एक्चुअल मीनिंग थोड़ा थोड़ा सिमिलर है बट आप एक्चुअल मीनिंग, आप नोमेड्स पढ़ते हो सोशल साइंस में। नोमेड्स किसको बोलते हैं, जो एक जगह नहीं रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं फूड के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं नोमेड्स या नोमेडिक, ठीक है ना। ऐसे लोग थे, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने वो बना के रखते हैं कारवा टाइप से, उसके अंदर ये सारी चीजें रहती है, वो एक जगह रुकते हैं, वहां पर फूड खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां पर फूड। तो हम पहले वैसे थे, जब हमें ये प्रैक्टिस नहीं पता थी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पता नहीं थी कि हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं या खाने को प्रोड्यूस कर सकते हैं,
तब हम यही करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे फूड के लिए और शेल्टर के लिए, इसीलिए इन ग्रुप्स को बोला गया है नोमैडिक। ठीक है ना। तो दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो ये यही काम करते थे, आज से 10,000 साल पहले की बात है ये। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर उन्होंने धीरे धीरे कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, कल्टीवेशन, जिसमें उन्होंने राइस और व्हीट को प्रोड्यूस किया, और इसी चीज को उन्होंने जब नाम दिया तो उसे नाम दिया उन्होंने एग्रीकल्चर। यहाँ से एग्रीकल्चर मतलब, एग्री का मतलब होता है लैंड पर प्रोड्यूस होने वाली, ठीक है ना, कल्चर मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। एग्रो इंडस्ट्रीज आपने सुनी है ना, प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलता है, एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट पर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, जैसे उनको हम एग्रो इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो आप सब चीजें ये पढ़ चुके होंगे, एसएसटी में बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्रो इंडस्ट्रीज क्या होती है, एग्रीकल्चर कहाँ से आया। फिर क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, तो क्रॉप होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। जब हम सेम काइंड के फूड को या सेम काइंड के प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं क्रॉप। तो क्रॉप मीन्स वीट, क्रॉप मीन्स वीट नहीं होता है, मतलब सेम काइंड के प्लांट्स को लगाना या ग्रो करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीट फील्ड होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स, लाइक सीरियल्स भी हो सकती है, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। तो क्रॉप्स किसी की भी हो सकती है, ठीक है ना। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, सब जगह का सीजन अलग होता है, सब जगह की टेम्परेचर अलग होता है, सब जगह का सॉइल अलग होता है, और रेनफॉल भी डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन्स में। तो ये सारे क्राइटेरियाज के कारण डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स की जाती है, मतलब डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि कुछ पैटर्न्स के बेसिस पर या उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि इस सीजन में ये क्रॉप करनी है, इस सीजन में ये। तो सीजन के बेसिस पर जो क्रॉप्स होती है उनको दो क्रॉप्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स क्या होती है, जो पेडी होती है, जैसे पेडी में राइस होते हैं, फिर मेज होती है, सोयाबीन होती है, ग्राउंड नट्स होती है, कॉटन होती है, इनको बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स, क्योंकि इनको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और ये रेनी सीजन में होते हैं। खारिफ क्रॉप्स कब होती है, रेनी सीजन में। तो खारिफ का याद रखना कि रेनी सीजन, बस इतना याद रखना, रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप्स होती है। जिन जिन क्रॉप्स को पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। लाइक पेडी, राइस को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, आपको पता ही है, वो पानी में ही होते हैं। फिर मेज, मेज आपको पता है। फिर आपको पता है सोयाबीन, सोयाबीन का जो ऑयल होता है, आप रिफाइंड ऑयल खाते हो, वो सोयाबीन का ऑयल होता है। तो ग्राउंड नट्स होते हैं, कॉटन होता है, कॉटन को भी पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो ये सब खारिफ क्रॉप्स होती है, और ये किस सीजन में होती है, जून टू सितंबर, जब हमारा रेनी सीजन होता है। फिर राबी क्रॉप्स आफ्टर द रेनी सीजन, विंटर सीजन में। इनको कम पानी, पानी तो चाहिए सभी क्रॉप्स को बट कम पानी चाहिए होता है, तो इसीलिए इनको अक्टूबर टू मार्च इनका लॉन्ग टाइम होता है। जो खारिफ क्रॉप्स होता है उसका जो सीजन के कारण उसका कम टाइम होता है। तो यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक हम चलाते हैं इन क्रॉप्स को। फॉर एग्जाम्पल लाइक वीट, वीट आपको पता ही है, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सारी होती है राबी क्रॉप्स। इनको पानी इन कंपैरिजन टू खारिफ क्रॉप्स कम चाहिए होता है। फिर इनके अलावा हम पल्सेस और वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं समर सीजन में, क्योंकि इनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, बट ये हर जगह नहीं हो सकती है, ये याद रखना है। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्या क्या हमें चीजें चाहिए होती है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, तो बेसिक प्रैक्टिसेस हमें पता होनी चाहिए। तो जब भी हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का, तो हमें बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज ध्यान में रख के करनी होती है। जैसे एक गार्डनर होता है, तो गार्डनर ग्रो करता है, तो गार्डनर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर छोटे रीजन में किसकी, या तो प्लांट्स, छोटे छोटे फ्लावर्स, फ्लावर प्लांट्स हो सकते हैं। गार्डनर छोटा सा होता है, ठीक है ना, छोटे एरिया में, बट एक लार्ज एरिया में करते हैं तो उसे फार्मर बोलते हैं। तो जैसे गार्डन आपके घर में भी हो सकता है, बट आपके घर में खेत नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है गार्डनर और फार्मर में। तो वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस या डिफरेंट एक्टिविटीज को उनको याद रखना होता है, जिन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना फॉर क्रॉप्स, सोइंग, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन,
इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, एंड स्टोरेज। ये सब चीजें याद रखनी पड़ती है मेजरली, इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है किसी भी क्रॉप्स को उगाने से पहले या क्रॉप का कल्टीवेशन करने से पहले। तो सबसे पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को क्या प्रिपेयर, सॉइल तो पहले से बनी हो, इसको क्या प्रिपेयर करना, प्रिपेयर करना मीन्स उसको उस लायक बनाना कि हम उसमें क्रॉप्स को उगा सके। अब हर सॉइल पर तो कल्टीवेशन नहीं हो सकता, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो उसके लिए उसको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होती है हमारी, जो क्रॉप को ग्रो करने के पहले की जाती है, वो होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को लूज किया जाता है ताकि प्लांट, जो भी प्लांट्स है वो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स ले सके, एब्जॉर्ब कर सके इससे सॉइल में, और जो प्लांट की रूट है वो अंदर तक चली जाए ताकि उसको पानी की या मिनरल्स की कमी ना आए। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम करने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। दिस अलाउ टू द रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों लूज करते हैं हम सॉइल को। आपको पता है सॉइल को लूज करने के लिए बहुत सारी मशीन्स होती है। कल्टीवेटर्स सुने आपने, कल्टीवेटर्स होते हैं बड़ी बड़ी मशीन ट्रैक्टर के पीछे। हाँ, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को अंदर तक गड्ढा करते, डिगिंग करते हैं, मतलब टाइलिंग जिसको बोलते हैं, और उसमें से मिट्टी को ऊपर लेके आते हैं ताकि सॉइल प्रॉपरली मिक्स हो जाए और जो हम भी सीड्स है वो अंदर प्रॉपरली जा पाए, अंदर सॉइल के अंदर, ऊपर ही नहीं रहे। दिस अलाउज द रूट द पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जब सीड्स अंदर चले जाते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन या जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है बाहर से, एनवायरमेंट से, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की, तो वो प्रॉपरली उन्हें मिल पाए। Why does the losing the soil allow the roots to breathe easily? तो जब हम लूज करते हैं सॉइल को तो सॉइल में बीच में स्पेस आ जाता है, वहां पर एयर ट्रैप हो जाती है। तो जब सीड्स अंदर जाते हैं तो वो उसी एयर का यूज करते हैं। जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो लूज करते टाइम क्या होती है, छोटे छोटे स्पेसेस बन जाते हैं सॉइल के बीच में। आपको पता है जब एक बार हम पानी दे देंगे तो वो उसके कारण क्या हो जाएगी, सॉइल की लूजेंस खत्म हो जाएगी, वो चिपक जाएंगे जो पार्टिकल्स है आपस में। तो यही कारण होता है कि हम उसे पहले लूज करते हैं, और लूज करने से उनके बीच में छोटा छोटा स्पेस आ जाता है जहां पर एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो जब सॉइल, जब सीड्स उसके अंदर जाते हैं सॉइल के अंदर, तो वो उसी एयर का यूज करते हैं। द लूजन सॉइल हेल्प टू द ग्रोथ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हमारे लिए फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, आप पढ़े होंगे कि बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर क्या होता है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है, सॉइल को लूज भी करता है और उसमें जो भी उसको ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। आप ह्यूमस पढ़ चुके हो, अभी ह्यूमस पढ़ोगे। जब हम सॉइल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, कुछ 9th या 8th चैप्टर होगा, उसमें आप पढ़ोगे कि अर्थवॉर्म का काम क्या होता है। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। माइक्रोब्स मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। These organisms are friends of farmer since they further turn and lose the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? तो हमें सॉइल को टर्न करने की और लूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, और जो भी एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जब हम सॉइल में कोई भी प्लांट्स उगाते हैं तो वो ऊपर वाले मिनरल्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब हम उसको टर्न करते हैं तो वो क्या होता है, सॉइल में नीचे जो मिनरल्स है वो ऊपर आ जाते हैं और सॉइल फिर नीचे से तो हम रिप्लेनिश करते हैं। पता है आपको, रिप्लेनिश ऑफ मिनरल्स एंड सॉइल इन द सॉइल। तो वो हम फर्टिलाइजर्स का यूज करके उन्हें रिप्लेनिश करते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन डेड प्लांट्स भी होते हैं, एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो वो सॉइल में फिर से वापस आ जाए, इसलिए हम सॉइल को लूज और वो करते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्सॉर्ब बाय द प्लांट। फिर ये न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स।
फिर से हमें सॉइल को वही चीज प्रोवाइड करनी होती है, तो वही प्रोसेस चलती रहती है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ऑफ ग्रोथ, जो टॉप लेयर होती है वो ही प्लांट को सपोर्ट करती है ग्रो करने के लिए। तो जब हम टर्न करते हैं और लूज करते हैं सॉइल को, तो नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं और सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। तो लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सॉइल सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनको प्रॉपर ऊपर ले आते हैं हम लूज करने के बाद, जिससे प्रॉपरली ग्रो हो सके क्रॉप्स की या प्लांट की। Thus, turning and losing of soil is very important for cultivation of crops. अब यहाँ पर पूछा जाता है आपसे एक क्वेश्चन कि हम टर्न और लूज क्यों करते हैं प्लांट सॉइल को, तो वो आपको बताना होगा जो चीज हमने पढ़ी हुई। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लॉइंग। क्या बोलते हैं इसको, प्लॉइंग या फिर टाइलिंग, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लॉ। प्लॉ तो बताए ना आपको क्या होता है, हल होता है। हाँ, तो आपको नीचे शायद नीचे इसका पिक्चर भी दिया होगा। प्लो आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन, या वुड का बना होता है, पहले वुड का बना होता था, अब आयरन का हो गया, ठीक है ना। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड टू वाटरिंग बिफोर द प्लॉइंग। तो जब पहले आप जैसे आप किस खारिफ क्रॉप्स के पहले आपने देखा होगा कि पहले जो सॉइल होता है उसमें थोड़ा सा पानी, आपको पता है जब पहली बारिश होती है तो उससे सॉइल क्या हो जाती है, थोड़ी लूज हो जाती है, उसके बाद ही ये प्रोसेस की जाती है प्लॉइंग की और टाइलिंग की। उसके बाद फिर एक बार फिर से बारिश होती है, तब जाके क्या किया जाता है, सॉइंग की जाती है, मतलब सीड्स डाले जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है, एक फार्मर यूज करता है। पहली बारिश होती है तो थोड़ी लूज होती है सॉइल, उसके बाद वो प्लॉइंग और टाइलिंग करता है। फिर दूसरी बारिश होती है, दूसरी या तीसरी मतलब थोड़ी बारिश होती है, उसके बाद वो सीडिंग करता है या सॉइंग करता है, मतलब सीड्स को डालता है। उसके बाद वो प्रॉपर सप्लाई करते रहता है पानी की, ताकि पानी की, मिनरल्स की, जो भी मिनरल्स मतलब एडिशनल मिनरल हम किसे देते हैं, बाय यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का यूज करके। तो प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड टू वाटरिंग बिफोर द प्लॉइंग। द प्लॉट fields may have big clumps of soils called crumbs। तो जब प्लॉट करते हैं फील्ड में तो वो छोटे छोटे मिट्टी के गट्ठे बन जाते हैं, मतलब मिट्टी एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो क्रम्स बन जाते हैं। तो उन क्रम्स को हमें ब्रेक करना होता है और लेवल भी करना होता है। तो उन क्रम्स को ब्रेक करने के लिए फार्मर्स क्या, एक लोहे का एक ऐसा सामान लेकर, मतलब नुकीला, और उनको तोड़ता रहता है उन क्रम्स को। पीछे जब हम प्लॉइंग करते हैं तो मिट्टी ऊपर आती है, नीचे से ऊपर आती है, तो क्रम्स बन जाते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े गट्ठे। तो उनको सॉइल को क्या करता है, एक नुकीली चीज से फार्मर तोड़ता रहता है और उसको लेवल कर देता है। तो वो सॉइंग के लिए और इरिगेशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो जब भी हम प्लॉइंग करते हैं तो उसके पीछे एक लेवलर होता है, पीछे एक लोहे का या किसी भी भारी चीज का, ताकि मिट्टी एक जैसी लेवल हो जाए। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग। टाइलिंग करने से पहले क्या किया जाता है, मैन्योर ऐड किया जाता है, मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है, ताकि उसमें प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए मैन्योर की, और जो कमी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की वो फुलफिल हो जाए सॉइल के अंदर। उसके बाद ही सोइंग की जाती है, मतलब सीड्स डाले जाते हैं। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बोला जाता है उन्हें। तो ये क्या, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हम यूज करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर yield. This is done by the help of various tools like plow and hoe and cultivator. कल्टीवेटर आजकल यूज होने लगा है। कल्टीवेटर एक मशीन होती है जो ट्रैक्टर के पीछे, ट्रैक्टर जो होता है उसके पीछे लगा दी जाती है, और उससे कल्टीवेट मतलब क्या किया जाता है, उससे आपके सीड्स भी डाले जाते हैं कल्टीवेटर के हेल्प से, और प्लॉइंग भी की जाती है। बट उसमें टाइम बच जाता है आपका, क्योंकि वो मशीन्स होती है उसमें। तो यहाँ पर मेन टूल्स हम पहले ट्रेडिशनल टूल्स में हम यूज करते थे प्लॉ एंड हू, अब हम यूज करते हैं कल्टीवेटर। तो प्लॉ कैसा होता है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, एक बीम होती है बीच में जिसे प्लॉ से
प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं, और लास्ट में प्लॉ शेयर होता है। तो वो क्या करता है, जमीन के अंदर जाता है और मिट्टी को ऊपर लेकर आता है। तो प्लॉ क्या होता है, प्लॉ दिस इज बीइंग यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर टाइलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स, रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने के लिए भी किया जाता था, एंड टर्निंग द सॉइल को टर्न करने के लिए, ऊपर लाने के लिए। दिस इज मेड अप ऑफ वुड, पहले वुड का बनाया जाता था, आजकल लोहे का आयरन का बनाया जाता है, और पेयर ऑफ बुल्स का यूज किया जाता है, या हॉर्स का यूज किया जाता था, या कैमल का यूज किया जाता था। सबसे ज्यादा बुल्स का यूज किया जाता था, किसके लिए, प्लॉइंग के लिए। इट इज कंटेन्ड a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is long log of wood. तो देखो ये बीच का जो पार्ट होता है ये वुड का बना होता है ताकि हल्का हो, आयरन का बना होगा तो ये थोड़ा भारी हो जाता था, बट पीछे का जो हिस्सा होता था ये वुड का नहीं बना होता था, आयरन का बना होता था, प्लॉशेयर। ठीक है, तो जो बीच का लॉग वुड से बना होता था उसे प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। मतलब एक बीच में एक शाफ्ट जैसा होता था जो पूरा एक लकड़ी का बना होता था। देयर इज अ हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट, एक हैंडल होता था जिससे आप उसको उठाकर कहीं पर भी रख सकते हो। देयर अदर एंड इज अटैच टू द बीम, जो अदर एंड है वो बीम से अटैच होता था, जिसको जो बुल्स होते थे उनकी नेक पर रखा जाता था, उनके नेक पर रखे उन्हें चलाया जाता था। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मेन कैन इजीली ऑपरेट द प्लॉ। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था पहले, एक खेत को करने में कई दिन लग जाते थे, मतलब टाइलिंग करने में कई टाइम लग जाता था। तो इसीलिए अब उसकी जगह रिप्लेस किया गया कल्टीवेटर को। द इंडिजीनियस वुडन प्लॉ इज increasingly being replaced by iron plow nowadays. अब iron plow यूज होने लगा। Who? It is simple tool which is used to the removing weeds. weeds को रिमूव करने के लिए हु का यूज किया जाता है, एंड लूज करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए। अब ये हु होता कैसा है, देखो ये यहाँ पर दिया हुआ इस टाइप से। तो इसमें ये नीचे वाली जो चीज है ये क्या करती है, इसको बेंड प्लेट होती है, ये क्या करती है, सॉइल को लूज भी करती है, और साथ में जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स है, उनको कट भी करती है, और फिर बाद में उनको उठा लिया जाता है, हाथों से उठाकर अलग कर दिया जाता है। तो वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स के थ्रू ही ये पुल्ड किया जाता है, चलाया जाता है। अब देखो ये कल्टीवेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर से ही ड्रिवन किया जाता है, क्योंकि ये भारी होता है और आयन का बना होता है, तो इसको हम लेबर से नहीं करवा सकते, मतलब कोई भी फार्मर इसको नहीं कर सकता, बाय द हेल्प ऑफ बुल्स। तो इसमें हमें एक मशीन की यूज होती है जो ट्रैक्टर होता है, उससे हम इसका यूज करते हैं। और सीड सोइंग के लिए भी इसके पीछे एक हिस्सा होता है जहां पर सोइंग के लिए सीड्स डाले जाते हैं उसमें, और कल्टीवेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, जो दूसरी प्रैक्टिस है हमारी वो है सोइंग। फर्स्ट थी हमारी क्या, टाइलिंग। अब सेकंड प्रैक्टिस है हमारी सोइंग। तो सीड्स को डालना, या अपन बोलते हैं ना हिंदी में बोना, सीड्स को उगाना, डालना पहले फिर उसको उगाना। तो सोइंग में हम बहुत सारी मेथड्स यूज करते थे, ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करते थे, जिसमें ये देखो ये आपको दिखाई दे रही है, ट्रेडिशनल टूल के थ्रू करते थे, और अब हम यूज करते हैं कल्टीवेटर के थ्रू। तो सोइंग ऑफ सीड्स से पहले हमें सिलेक्शन ऑफ सीड्स करना पड़ता है, कि जो हम सीड्स डालने वाले हैं, जो उगाने वाले हैं हम सीड्स, वो अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे तभी हम अच्छी क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे, नहीं तो बुरी क्वालिटी के सीड्स होंगे तो उसे हमारे जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। तो कैसे हम पता करेंगे कि जो सीड्स की क्वालिटी है वो हेल्दी है या नहीं है? तो फार्मर्स क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड्स करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, देखो क्या बताया यहाँ पर। तो वो सीड्स को लेते हैं, और थोड़ा सा सीड, जहां पर बहुत सारे सीड्स हैं तो उसमें से एक कटोरी या एक बाउल सीड्स को, या थोड़े से सीड्स को लेते हैं और उसको रात भर पानी में डाल देते हैं। तो पानी में जैसे ही डालते हैं, जो लाइटर सीड्स होते हैं वो सिंक क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। और जो हेवी सीड्स होते हैं वो सिंक कर जाते हैं। तो जो डैमेज सीड होंगे वो अंदर से खोखले होंगे और वो वाटर पर फ्लोट करेंगे। तो जब उससे पता चल जाएगा कि आपकी जो आपने सीड्स लिए हैं
वो किस क्वालिटी के हैं। अगर मैक्सिमम सीड्स आपके सिंक कर जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं, तो वो अच्छे सीड्स हैं। और अगर तैरने लगते हैं मैक्सिमम, तो जो आपने सीड्स लिए हैं कहीं से भी खरीदे, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, डैमेज्ड हैं। तो जब भी वो करते हैं, फार्मर्स होते हैं, तो जब भी वो सोइंग करते हैं तो ये प्रैक्टिस करते ही करते हैं, वो पता करते हैं। आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज होने लग गई है पता करने के लिए कि क्वालिटी ऑफ सीड्स कैसी है। गवर्नमेंट, आप आपको पता है गवर्नमेंट की एक दुकान होती है जहां पर शॉप्स होती है, मतलब जहां पर फार्मर्स को क्या करते हैं, वो सीड सप्लाई करते हैं लो प्राइस में। जो फार्मर्स होते हैं उनको सीड सप्लाई करती है गवर्नमेंट, जैसे राशन की दुकान नहीं होती है, तो वैसे वहां पर एक गवर्नमेंट, एक उस दुकान का नाम या उस शॉप का नाम मुझे नहीं पता चल रहा है, तो उस जगह पर जाके वो लो प्राइस में फर्टिलाइजर्स भी खरीद सकते हैं गवर्नमेंट से, और लो प्राइस में अच्छे सीड्स भी खरीद सकते हैं। तो फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट बहुत चीजें देती है अपना, मतलब वो पहले सीड्स को खरीदती है, उसमें से डैमेज सीड को अलग कर देती है गवर्नमेंट, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को ही वो बेचती है ताकि फार्मर को फायदा हो। तो ये सब चीजें हमने देखी कि एक अच्छी मेथड्स, हमें गुड मेथड्स ढूंढनी चाहिए अपने सीड्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए। अब हम सीड्स को डालते हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर, तो उस मेथड को बोलते हैं सोइंग। तो उसमें हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल क्या होता है आपका, एक प्लॉ होता था, उसके ऊपर फनल लगा देते थे। फनल मतलब ये, प्लॉ के ऊपर फनल लगा दी और उसमें क्या करते थे, फनल में सीड्स को डालते थे। तो प्लॉ क्या करता है, मिट्टी को अंदर तक डिगिंग करता है, मतलब मिट्टी के अंदर तक जाता है प्लॉ, और उसके साथ साथ सीड्स भी अंदर जाते हैं, ताकि क्या हो सके, सीड्स ऊपर ना आए, सॉइल के ऊपर ही ना रहे, नीचे चले जाएं, सॉइल के 1-2 फुट नीचे तक चले जाएं। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, सॉइल के अंदर चले जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर वो सॉइल के ऊपर ही रहेंगे सीड्स, तो जितने भी एनिमल्स बर्ड्स हैं वो सीड्स को खा जाएंगे और हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए उनको अंदर तक डाला जाता है। तो उसके लिए ट्रेडिशनल टूल होता है प्लॉ। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, द सीड्स आर filled into the funnel, passed down through the 2 or 3 pipes, 2 और 3 पाइप होते हैं, पाइप्स होते हैं। दिस एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेट्स सीड्स देयर, मतलब वहां पर वो अंदर तक चले जाते हैं और सीड्स को वहां पर प्लेस किया जाता है, रख दिया जाता है। अब ये एक सीड ड्रिल होती है, जो कल्टीवेटर होते हैं ना, उसी की जैसी एक सीड ड्रिल होती है। ऊपर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये हिस्सा, इसमें से सीड्स डाले जाते हैं। और ये जो पीछे पाइप दिख रहे हैं, ये पाइप्स होते हैं, ये छोटे छोटे, इनके अंदर से सीड्स चले जाते हैं, ठीक है ना, अंदर तक। और यही चीज यूज की जाती है। पहले क्या होता था, जो हम ट्रेडिशनल टूल्स यूज करते थे उससे प्रॉपर क्या नहीं हो पाता था, स्वाइंग नहीं हो पाती थी, सीड्स अंदर तक नहीं जा पाते थे। बट इस सीड ड्रिल से अंदर तक सीड्स चले जाते। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. This sows the seeds uniformly at equally distance. तो इससे क्या होता है, डिस्टेंस प्रॉपरली रहती है और यूनिफॉर्मली अंदर तक चले जाते हैं। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल, उसके बाद सॉइल को कवर कर दिया जाता है, पीछे एक लेवलर होता है। दिस प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो बर्ड से, इस प्रोसेस के थ्रू हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं, तो वो अंदर तक चले जाते हैं हमारे सीड्स और बर्ड्स से बच जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, बर्ड्स ऊपर पड़े हुए सीड्स को निकाल कर खा जाती है, ठीक है ना, जितने भी बर्ड्स हैं। तो सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स द टाइम एंड लेबर। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, अच्छे से प्रोफिशिएंटली हो जाता है, एंड लेबर कॉस्ट भी बच जाती है। तो ये था हमारा। तो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस क्यों चाहिए होती है सीड के बीच में, तो इससे ओवर क्राउडिंग बच जाती है, प्लांट्स की ओवर क्राउड, मतलब एक ही जगह सारे सीड्स हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वहां से प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम उनको पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही डालते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। ठीक है ना। आप ये पढ़ोगे आगे आगे वाले चैप्टर में कि ओवर क्राउडिंग क्या होता है। द अलाउ द प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, उनको सफिशिएंट सनलाइट मिलनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलना चाहिए, और वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ फ्यू प्लांट्स में हैव बी रिमूव टू प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग। कुछ जो फार्मर्स होते थे वो देखते थे कि एक जगह बहुत सारे प्लांट आ गए, मतलब कुछ पर्टिकुलर रीजन में
उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे प्लांट हो गए तो ओवर क्राउडिंग हो गई। ओवर क्राउडिंग मतलब तो समझ में आ ही रहा है नेम से, एक जगह पर इकट्ठा होना अधिक लोगों का। तो प्लांट का एक जगह अधिक आ जाना, तो उससे क्या करते थे फार्मर्स, पहले हाथों से उसको निकाल कर फेंक देते थे ताकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाए प्लांट को। ठीक है ना, जैसे हम एक जगह पर ज्यादा लोग, अब 2 लोगों का खाना है और वहां पर 5-10 लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो इसी तरह से उन्होंने ओवर क्राउडिंग को कम किया और सीड ड्रिल ने, और फार्मर्स इसी का यूज करते हैं मैक्सिममली। अभी अभी जो फार्मर्स यूज करते हैं वो सीड ड्रिल का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे का जो चैप्टर होगा वो हम एडिंग मैन्योर्स और जो भी प्रोसेस है वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये आप करना, पढ़ के रखना। ओके सर। ओके सर। मैन्योर ओके सर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ये पढ़ के रखना। ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे। देखो ये ग्रो करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, डिसएडवांटेजेस, फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई, हम पानी जो प्रोवाइड करते हैं खेतों में पानी की सप्लाई, तो उसकी ट्रेडिशनल मेथड क्या थी, और अभी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड हम बोल लेते हैं। कन्वेंशनल मतलब जो पुराने टाइम पे यूज होती है, नॉन कन्वेंशनल जो अभी ट्रेडिशनल को हटा के नई मॉडर्न मेथड्स हैं वो। तो अभी अपन स्प्रिंकलर सिस्टम देखते हो, आप गार्डन में स्प्रिंकलर लगे होते हैं, फव्वारे, हाँ ठीक है ना। ये ड्रिप सिस्टम भी होता है, ड्रिप सिस्टम से हम जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है वहां पर ड्रिप सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल में हम राहत, ढेकली, ठीक है ना, इनका यूज करते थे। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ढेकली क्या होता था। अभी जो मॉडर्न मेथड है वो स्प्रिंकलर है और ड्रिप सिस्टम है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनसे हम कैसे सीड्स को बचाएं, ये सब चीज़ है। फिर हार्वेस्टिंग देखेंगे, हार्वेस्टिंग में हम सिकल का यूज करते हैं या खुरपी का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब नई जो मशीन आ गई है दैट इज थ्रेसिंग, जो कंबाइन करती है, काटती भी है और साफ भी करती है। काटती भी है प्लांट को और उसमें से सीड्स को अलग कर देती है, और जो उसके डस्ट होते हैं जिसको हम हस्क बोलते हैं, ठीक है ना, उसको अलग करने का काम होता है कंबाइन मशीन का। थ्रेशिंग मशीन सिर्फ क्या करती है, उसको साफ करती है, कटाई नहीं करती है थ्रेशिंग। ठीक है ना, बट ये कंबाइन मशीन क्या करती है, फसल को काटती भी है और उसको चाफ को या हस्क को अलग भी करती है, भूसा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। ठीक है ना, बोलते हैं ना, तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा है, यस भरा है? नो सर और उसके बाद स्टोरेज देखेंगे। तो आपने कोल्ड स्टोरेज देखे होंगे, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज देखी होगी, ठीक है ना, उनमें अनाज को स्टोर किया जाता है। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पर प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर उनको जो भी बैक्टीरिया है उनसे बचाने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। और वहाँ पर किसान क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं अपनी फसलों को रखते हैं ताकि उनके फसल को कोई नुकसान ना हो, और जब उनके प्रॉपर प्राइजेज आते हैं, अच्छे प्राइस हो जाते हैं, तो उन्हें बेच देते हैं फसल। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे।